Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 12 for the course of Properties of Structural Materials. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 12 and week number 12. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चरल कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है। कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी, वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है। तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। So in our today's class we are going to discuss about steel as a structural material, steel as a structural and reinforced material, कि स्टील की क्या खासियतें होती हैं एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल के हिसाब से या एज अ रीइंफोर्स्ड मटेरियल के हिसाब से। तो स्टील को हम दो केसेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। एक स्टील के अपने कोई बड़े मेंबर्स बने हुए होते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। दूसरा एज अ रीइंफोर्समेंट भी यूज़ होता है। उसके बाद हम स्टील का बेसिक पहले डिस्कस करेंगे, इसकी स्टील के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंटली हमारा जो फोकस रहेगा वो काजेज एंड करोजन, काजेज ऑफ करोजन एंड रेमीडीज़, के कॉजेज क्या हैं करोजन के, करोजन किस तरह से अपीयर होता है और उसको किस तरह से हम रेजिस्ट कर सकते हैं मेंबर्स के अंदर, उनको सेफ साइड के ऊपर रखने के लिए। स्टील एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल वाइडली यूज होता है पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज ये क्रिटिकली मेजर रोल प्ले करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चरल बिहेवियर, इन द परफॉर्मेंस ऑफ आरसीसी बिल्डिंग्स या आरसीसी मेंबर्स, बिकॉज इट इज़ गुड इन कंप्रेशन एंड आल्सो हैज़ अ वेरी गुड डक्टाइल एबिलिटी, जिसकी वजह से आप इसको इजीली बेंड कर सकते हैं, इजीली इसको जो है वो शेप कर सकते हैं। इसकी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कंक्रीट के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। Bonds well with concrete when concrete sets and hardens, it shrinks, causes the steel embodied in it to be held firmly and thus preventing any relative movement between two materials. कि कंक्रीट जब हार्ड होता है तो कंक्रीट के अंदर श्रिंकिंग एबिलिटी जनरेट होती है, कंक्रीट थोड़ा सिकुड़ना स्टार्ट करता है और स्टील जो है उस मटेरियल को, इस गुड एक अच्छा हार्ड मटेरियल है जो श्रिंकिंग को समटाइम्स जो है रेजिस्ट करता है या उसको रोकता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसकी जो बेसिक्स हैं, बेसिक कंपोजिशंस हैं, वो आप ऑलरेडी जो है आपको ऑलरेडी पता है। हम इसको जो है गो थ्रू करते हुए आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। Steel basically is an iron carbon alloy having a carbon content less than 2% and generally below 1.5%. कि नॉर्मली जो कार्बन कंटेंट है वो 2% से कम होता है और सम टाइम सम केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये 1.5% से कम होता है। इट यूजुअली कंटेन सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज, इसके अंदर ज़्यादा जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है वो आपका मैग्नीज होता है। जनरली हमारे पास सबसे पहले आयरन होता है। आयरन जो है बेसिकली एक एलिमेंट है, कैन बी प्योर आल्सो। उसके बाद कास्ट आयरन मॉडिफाई हुआ जिसके अंदर अराउंड 4% तक जो है वो स्टील, जो अपना 4% तक जो है वो कार्बन ऐड था। उसके बाद रॉट आयरन आया। रॉट आयरन कंटेन्स ग्लासी इंक्लूजन्स। उसके बाद स्टील बनाया गया था जिसके अंदर जो है आयरन विद अ बिट ऑफ कार्बन इन इट, जनरली लेस देन 1% जो है वो कार्बन इंट्रोड्यूस कराया गया। पिग आयरन, रॉ आयरन, the immediate product of smelting iron ore with coke and limestone in the blast furnace. Pig iron has a very high carbon content, typically 4 to 5%, which makes it very brittle material and not very useful directly as a material. कि जो पिग आयरन फॉर्म्स हैं उनके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि कार्बन का कंटेंट जितना आप ज़्यादा ऐड करते हो उतना ही ब्रिटलनेस मटेरियल की बढ़ जाती है, डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है।
स्टील प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो कोल होता है एज अ कोक। उसके बाद कोल का पर्पस होता है टू सप्लाई कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस slag ore is heated in the presence of carbon. This allows oxygen in the ore to react with carbon to form gases. उसके बाद limestone होता है to help impurities, to remove the impurities also. आयरन ओर एक प्रोसेस है जिसके अंदर अबाउट 50-65% जो है वो आयरन कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद जो है स्लैग जो एक फ्लोट फॉर्म में यानी कि मोल्टन मटेरियल जब निकलता है तो उसके सरफेस के ऊपर जो है आपके डिफरेंट impurities जो हैं वो तैर रही होती हैं, उन impurities को हम रिमूव करते हैं। 1 ton of steel requires about 3.2 ton of raw materials to produce। अगर 1 टन स्टील बनाते हैं तो आपको जो है तकरीबन 3.2 टन रॉ मटेरियल्स चाहिए जिनसे आपका 1 टन स्टील बनता है। So what are the factors that are affecting the physical properties of steel? Number one is the carbon content. Second is the percentage of silicon, sulfate, phosphorus, manganese and other alloying elements. The heat treatment and mechanical working process also affect the physical properties of steel. अगर हम स्टील और कंक्रीट को कंपेयर करें तो दोनों की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कंक्रीट की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। रिलेटिवली हाई फायर रेजिस्टेंस, कंक्रीट हाईली फायर को रेजिस्ट करता है, स्टील जो है वो लेस रेजिस्टेंस है। कंक्रीट जो है वो प्लास्टिक मटेरियल है एंड मोल्डेबल व्हेन फ्रेश। अगर फ्रेश स्टेज में है तो उसको आप मोल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टील जो है डिफिकल्ट टू मोल्ड एंड शेप एक्सेप्ट एट हाई टेम्परेचर्स। स्टील जो है उसको शेप करना विदाउट एनी हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मुश्किल होता है। रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंक्रीट जो है वो इनएक्सपेंसिव मटेरियल है और स्टील जो है वो हाईली एक्सपेंसिव मटेरियल है। उसके बाद स्टील एज स्ट्रक्चरल एंड reinforcement material. Steel structures are those structures which are made of steel components connected with each other to sustain and share apply loads with adequate safety and serviceability. के ओवरऑल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रसेस हो गए, ब्रिजेस हो गई, जो कि प्योरली स्टील के कंपोनेंट से या कंपाउंड से बनाई जाती हैं। एलिमेंट्स प्योरली आपके स्टील के होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली जो है हायर लोड रेजिस्टेंस के लिए भी यूज होते हैं और एडिक्वेट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स सच एज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड टिम्बर स्ट्रक्चर्स इन द प्लेस वेयर other engineering materials are scarce and structure is supposed to work for a greater magnitude of loads. Steel structures are better alternative कि अगर आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, आरसीसी जिनको हम कहते हैं, या वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इनसे ज़्यादा सस्टेन कराना है कोई भी लोड तो आप स्टील स्ट्रक्चर को जो है वो प्रीफर कर सकते हैं एज एन बेस्ट अल्टरनेटिव मटेरियल। उसके बाद स्टील के मेंबर्स के अंदर एक्सियल लोडिंग भी हो सकती है, टॉर्जन को भी फेस कर सकते हैं, बेंडिंग को, और इन द कंबाइंड इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चरल यूज एंड टाइप ऑफ लोडिंग। द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आर द ट्रसेस, टावर स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस एंड स्टेयरकेसेस, जो कि आप ऑलरेडी रियल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि ट्रसेस जो हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। टावर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरी बिल्डिंग है जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह हो गए, इनके अंदर ज़्यादातर जो है वो स्टील यूज़ किया गया है। ब्रिजेस वगैरह भी समटाइम्स बनाई जाती हैं बिकॉज स्टील इज़ गुड इन जो है वो लोडिंग बिहेवियर एंड सस्टेनिंग बिहेवियर एंड इन फटीग बिहेवियर ऑल्सो। उसके बाद जो है वो स्टेयर केसेस वगैरह की आम घरों के अंदर भी स्टील के बनाई जाती हैं जो कि सक्सेसफुली यूज़ भी हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर। स्टील जो है उसको मेजरली क्लासीफाई दो कैटेगरीज के अंदर किया गया है। नंबर वन इज द रीइंफोर्सिंग स्टील एंड सेकंड इज द स्ट्रक्चरल स्टील। रीइंफोर्सिंग यानी कि एज अ रीइंफोर्समेंट स्टील जो हम यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर के लिए जो कि डायरेक्टली स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपके प्योरली स्टील के बनाए जाते हैं, जिस तरह से स्टील के गर्डर्स हो गए। जैसे मैंने बताया कि रीइंफोर्सिंग स्टील जो है इज नॉर्मली यूज एज अ रीइंफोर्स मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बार्स, इन टर्म्स ऑफ जो आपकी इवन एज अ मैशिंग हो गई, एज अ बार्स हो गई, या आप जो है वो दीज reinforcements basically are generally used to compensate for the weak tensile strength of concrete and to prevent minimize the crackings in the member. रीइंफोर्सिंग स्टील जो है वो रेबर्स वगैरह जो है उनको रोल्ड किया जाता है फ्रॉम द बिलेट्स। एक स्टील के जब बड़े बड़े जो हैं वो बिलेट बनाए जाते हैं, प्लैकन्स हो गए, या जिस तरह से आपके बड़े बड़े रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर बॉक्सेस बनाई जाती हैं हार्ड मटेरियल के, सॉलिड मटेरियल के, उसके बाद उनके अंदर से जो है वो रिबर्स या बार्स बनाई जाती हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बिलेट्स आर कैरिड बाय ओपन हार्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक duplex or a combination of these processes. Billets are produced either from the iron ore through the blast furnace converter route or by melting scraps and refining the same in the furnace. उसके बाद ribs are indented on the surface of deformed bars during the process of rolling. High yielding strength material bars have ribs on the surface and this increase the bond strength at least by 40%.
कि सरफेस के ऊपर इंडेंटेशंस होती हैं बार्स के अंदर, डिफॉर्म बार्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप देखते हैं कि जो आपको फ्रेगमेंटेशंस नज़र आती हैं या छोटी छोटी रिब्स नज़र आती हैं, वो बेसिकली 40% आपके ओवरऑल बॉन्डिंग बिहेवियर जो है उसको इंक्रीज कर देती हैं। अब इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज होता है एज अ रीइंफोर्समेंट, वो सील हम किस तरह से उसके सरफेस के ऊपर फ्रेगमेंटेशंस या रिब्स वगैरह आइडेंटेशंस वगैरह बनी होती हैं, ये तमाम जो है बाज आपके या कैटेगरी जो है स्टील की एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल के अंदर आती हैं चीज़ें। स्टील बार्स के अंदर भी मजीद दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आर द डिफॉर्म बार्स एंड सेकंड इज द माइल्ड स्टील बार्स। इन्फोर्सिंग स्टील टाइप्स के अंदर जो माइल्ड स्टील है उसका यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो 250 होती है, वर वाइडली यूज टिल 1967। उसके बाद जो है स्क्वायर ट्विस्टेड बार्स, डिफॉर्म बार्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1965। उसके बाद कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स produced by cold working process, basically a mechanical process. It involves stretching, twisting of mild steel beyond the yield plateau and subsequently releasing the load. Yielding strength in the range of 405 megapascal and high strength deformed bars have been introduced. तो सबसे पहले जो है 1967 तक जो है प्लेन माइल्ड स्टील जो है वो यूज होता था ऑफ ग्रेड्स 250 मेगापास्कल का जो है यूज होता था। उसके बाद स्लोली जो है वो ट्विस्टेड बार्स या डिफॉर्म बार्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे मेंबर्स के अंदर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर। उसके बाद डिफॉर्म्ड स्टील बार्स हैं जो कि माइल्ड स्टील या प्लेन स्टील के बार जो है डिफॉर्म बार्स इंट्रोड्यूस कराई गई, जिनके सरफेसेस के ऊपर जो है वो लग्स, रिब्स या डिफॉर्मेशंस होती हैं, इंडेंटेशंस भी कहा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द बार। दीस बार्स मिनिमाइज द स्लिपेज इन द कंक्रीट एंड इंक्रीजेस द बॉन्ड बिटवीन टू मटेरियल्स। डिफॉर्म बार्स हैव मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ than that of mild steel plain bars. These bars can be used without end hooks. Cold twisted deformed bars, ribbed or top steel bars are recommended as best quality steel bars for the construction work by a structural engineer. क्योंकि plain bars, ये तो आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता हैं कि हम plain bars जो हैं as a शेयर बार्स या एज अ जो स्टीरअप्स के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, टाइज के तौर पे भी, एज अ स्पाइरल इन्फोर्समेंट के तौर पे भी, लेकिन एज अ मेन इन्फोर्समेंट आप हमेशा जो है डिफॉर्म बार्स विद फ्लेंजेस विद रिब्स ऑन द सरफेस जो है हम प्रीफर करते हैं क्योंकि इट गिव्स अस अ बेटर बॉन्ड परफॉर्मेंस। ये डिफॉर्म बार्स के सरफेसेस हैं, इनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो रिब्स हैं या आपको जो फ्रेगमेंटेशंस, इंडेंटेशंस आपको नज़र आ रही हैं, तमाम इनको हम रियल इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। Here we can clearly see a difference between a plain round bar and a deformed bar. Deformed bar के सरफेस के ऊपर जो है वो रिब्स होती हैं और प्लेन बार जो है उसका सरफेस एक बिल्कुल स्मूथ बार की तरह होता है। उसके बाद माइल्ड स्टील बार्स हैं जो कि यूज होती हैं, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेस आर यूज फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ आरसीसी स्लैब्स, बीम, सीटीसी इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट वर्क. These bars are plain in surface and are round sections of diameter 6 to 50 मिलीमीटर्स. इनके डायमेंशन जो है वो अवेलेबल हैं 50 मिलीमीटर तक, लेकिन जो है इनका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, इनके सरफेस के ऊपर कोई भी फ्लैंजेस वगैरह नहीं होती। These bars can be made in longer lengths and can be easily cut without any damage. Easily उनको आप कट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और जो है हम इनको लॉन्गर लेंथ्स के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टील जो है वो ग्रेड 410S और ग्रेड 60 और 40 दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रेड 40 स्टील जो है वो दुनिया के अंदर बैन हो चुका है। ग्रेड 2 माइल्ड स्टील बार्स आर नॉट रिकमेंड फॉर यूज इन स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन अर्थक्वेक जोन्स सब्जेक्टेड टू अ सीवियर डैमेज एंड फॉर स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग अदर देन विंड लोडिंग सच एज रेलवेज एंड हाईवे ब्रिजेस वगैरह, उनके लिए जो है इसको नॉन रिकमेंडेड है। मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ बार्स designated as FE 540 और ग्रेड 75 have also been used in the construction industry. उसके बाद कुछ बार्स जो हैं वो स्टेनलेस स्टील की भी बनी हुई होती हैं, जिस तरह से आपके मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह होते हैं। दिस इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ reinforcing material that have inherently good corrosion resistance, minimizing the need for maintenance and monitoring of the structure. और इसके अंदर जो है आपके नट बोल्ट सिस्टम वगैरह जो हैं वो इस तरह के स्टील के, स्टेनलेस स्टील वगैरह के बनाए जाते हैं। डिफरेंट जो है वो आपकी वायर्स भी अवेलेबल हैं इवन, और ये बेहतर जो है वो अपना फायर को और कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स हैं माइल्ड स्टील्स के, जिसके अंदर जो है डिफरेंट मिनिमाइजिंग ग्रेड है, यील्डिंग स्ट्रेसेस हैं, उसके बाद जो है वो एलोंगेशन परसेंटेजेस वगैरह भी गिवन है ग्रेड 60, ग्रेड 40 एंड ग्रेड 75 के माइल्ड स्टील के। उसके बाद रिवर स्टील की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन टर्म्स ऑफ यील्डिंग स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ लोंगेशन, इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपको डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज वगैरह गिवन है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द स्टील के लिए। ग्रेड FE 550 है, FE 600, FE 550D
उसके बाद जो है हमारे पास मज़ीद जो 415 है, 415D है, तमाम के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 10% मोर देन एक्चुअल 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, मिनिमम जो है यील्डिंग स्ट्रेस 485 जो कि पहले केस के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड वैल्यूज है कोर्स की तरफ से, हम इनको किस तरह से कंसीडर करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम तीन चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फोकस कर रहे होते हैं। नंबर वन इज द एलोंगेशन, के परसेंटेज एलोंगेशन कितनी है मेंबर के अंदर, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ टेंसाइल टेस्ट piece under stress is the elongation at fracture is conveniently expressed as a percentage of original gauge length of the स्टैंडर्ड टेस्ट पीस। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ है जिसके अंदर आप एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करके बार के अंदर अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी मेजर कर रहे होते हो। यील्डिंग स्ट्रेस है जिसके अंदर जो है मटेरियल एक सर्टेन डिफॉर्मेशन को फेस करता है एट अ यील्डिंग पॉइंट। उसके बाद जो है प्रूफ स्ट्रेसेस आपको आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि वहां से प्रूफ स्ट्रेसेस जो है हमारे मेंबर के अंदर कितनी एग्जिस्ट होती हैं। ये एक स्टील बार का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मटेरियल पहले इलास्टिक रीजन को फेस करता है, जिसके अंदर जैसे ही आप मटेरियल के ऊपर से स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं मटेरियल वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद जो है यील्डिंग स्ट्रेस को फेस करता है। यील्डिंग पॉइंट के बाद एक सर्टेन डिफॉर्मेशन या सर्टेन जो है फॉल अपीयर होता है जिसको हम प्लास्टिक रीजन कंसीडर करते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस डेवलप होता है, यानी कि इस कंक्रीट जो है आपका स्टील जो है वो अल्टीमेट कैपेसिटी जो है स्ट्रेसेस ज़्यादा फेस नहीं करता, बहुत कम थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो लॉन्गर रीजन के अंदर एक डक्टाइल नेचर ज़्यादा जो है देर तक उसको फेस करता है। उसके बाद एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद जो है नेकिंग डाउन होती है जिसके अंदर आपका मटेरियल जो है वो रप्चर की तरफ या फेलियर की तरफ मूव करता है। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल कंपोजिशन है कि कार्बन जो है वो कितना होता है रिवर स्टील के अंदर, सल्फर कितना होता है, फास्फोरस, सल्फर एंड फास्फोरस एज अ कंबाइन। ये ओवरऑल कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील बनाने के लिए। उसके बाद फील्ड टेस्टिंग के अंदर हम रोलिंग स्टील का पहले मार्जिन टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम यूनिट वेट लेते हैं। यूनिट वेट आप अगर डायमीटर मिलीमीटर में कंसीडर करते हो तो यूनिट वेट आप कंसीडर कर सकते हैं कि विल बी इक्वल्स टू पर रनिंग मीटर, वेट पर रनिंग मीटर, यानी कि 1 मीटर के हिसाब से आपका वेट कितना होगा उसका आप मिलीमीटर में डाया जो है उसको स्क्वायर करके डिवाइड बाय 162.163 तो आपके पास जो है वेट पर मीटर आ जाएगा। उसके बाद बॉन्ड टेस्ट है जिसके अंदर इफ देयर इज नो रप्चर और क्रैक विजिबल द स्पेसिमेन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव द पास्ड टेस्ट। कि आप जब एक बॉन्ड टेस्ट को आप अपीयर कराते हो या क्रैक के सरफेस जो स्टील का सरफेस है उसके ऊपर जो है रप्चर या कोई भी क्रैक वगैरह अपीयर नहीं होता। उसके बाद रीबेंड टेस्ट है जिसके अंदर पीस शैल बी बेंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज और 135 डिग्रीज के ऊपर बेंड करने के बाद हम उस सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे कोई क्या इंडेंटेशंस हमें फेस हो रही हैं या हमें क्या सरफेस के ऊपर नजर आ रहा है। उसके बाद 135 डिग्रीज के ऊपर बेंड करने के बाद हम बॉइलिंग वाटर के अंदर 30 मिनट के लिए जो है स्टील को पुट करते हैं। उसके बाद हम उसको ठंडे के लिए रख देते हैं। अगेन पीस शैल बी बेंड टू हैव एन इंक्लाइंड एंगल ऑफ 157.5 डिग्रीज और उसके बाद अगर आप 157 डिग्रीज तक जो करते हो उसको दोबारा बेंड तो इफ देयर इज नो रप्चर और क्रैक विजिबल द स्पेसिमेन शैल हैव टू बी कंसीडर्ड टू पास द टेस्ट, जिसको हम स्टील रीबेंड टेस्ट वगैरह कंसीडर करते हैं। उसके बाद स्टील डिटेलिंग के अंदर जब हम रिबर्स को बार्स को एज अ रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स हैं। ये आपको ऑलरेडी कॉमन टर्म्स है, आप ऑलरेडी उसको जानते हो कि ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दे आर प्लेइंग एज अ मेन रीइंफोर्समेंट और एज अ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, जिनको हम एज अ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी कंसीडर करते हैं। और हमारे पास सेकंड जो टर्म है वो एज अ मेन रीइंफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। ये तमाम चीजें आप ऑलरेडी पढ़ आए हो, बिकॉज हम जब भी कोई स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं या डिजाइन करते हैं टू रेजिस्ट द डेड लोड्स, टू रेजिस्ट लाइव लोड्स एंड टू रेजिस्ट द सीस्मिक एफिशिएंसीज, we have to provide main reinforcements as a transverse reinforcement in the structural elements. उसके बाद लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ है। इसी कोर्स के स्टार्ट में हमने लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ को बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं और यही चीज़ें हम दोबारा यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो लैप लेंथ है अबाउट 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार टू बी कंसीडर्ड एज सेफ, कि आप ऑलमोस्ट इतना प्रोवाइड कर सकते हो। These common terms we have already discussed in our first lectures of this course or another course in structural advanced reinforced concrete structure, जिसके अंदर हमने anchorage length, hooked anchorages, splice of the reinforcement, development length, ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ये वही बेसिक गाइडलाइंस वगैरह हैं यहाँ पे गिवन है। डेवलपमेंट लेंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरे कोर्स के अंदर। यहाँ पे जो है एक मिनिमम लेंथ ऑफ बार इन विच द बार स्ट्रेस कैन इंक्रीज फ्रॉम 0
टू द यील्डिंग स्ट्रेंथ, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर या दूसरे कोर्स के अंदर। हमने इस तमाम टॉपिक को बड़े डिटेल के अंदर डेवलपमेंट लेंथ, हुक्ड एंकरेजेस, स्प्लाइस ऑफ द रिइंफोर्समेंट, तमाम चीज़ों को डिस्कस भी किया थ्योरेटिकली और डिज़ाइन भी किया था। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ से आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। मैं आगे मूव करता हूँ। उसके बाद स्टील डिटेलिंग के अंदर हम बेंट अप बार्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर स्टील सैगिंग होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स, जो कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस वगैरह को रेजिस्ट करते हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं कि हम स्टील को जो सेक्शंस कट करते हैं एंड्स के ऊपर, तो हमें नंबर ऑफ बार्स जो हैं वो टॉप फाइबर के अंदर डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं और बॉटम फाइबर के अंदर डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से जब आप सेक्शन को सेंटर में कट करते हो तो वहाँ पे बेंट अप बार्स जो हैं वो सेंटर के अंदर आ जाती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में या टेंसाइल इन्फोर्समेंट के साथ। तो इस वजह से जो है हमारी वहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट हमें स्टील का या नंबर ऑफ बार जो है वो शो करा रहा होता है। तो ये आप ऑलरेडी बेंट अप बार्स के हवाले से ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादातर है, इनको कोई भी मजीद ऐसी कोई एडिशनल चीज़ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद BBS बेसिकली इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल, is a schedule of reinforcement being placed in advance before cutting and bending of rebars, कि जो आप एक शेड्यूल बनाते हो कंप्लीट स्टील की बार्स का, कि कटिंग करने से पहले ओवरऑल जो स्टील हमारे पास अवेलेबल है उनको डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट लेंथ्स वगैरह के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। दिस शेड्यूल कंटेन्स ऑल द डिटेल्स लाइक साइज, शेप, नंबर ऑफ बार्स एंड डायमेंशंस ऑफ रिबर्स टू बी कट, कि जो ओवरऑल डायमेंशंस हैं उनको हम किस तरह से कट करते हैं, क्या हमें शेप्स बनानी है उनको किस तरह से हमने, क्या डायमीटर्स हैं, क्या स्पेसिफिक वेट्स हैं, क्या यूनिट वेट्स हैं, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। वो सारी डिटेल्स जो है स्टील की रिइंफोर्समेंट की वो बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर मेंशन कराई जाती है। ये आपको एक बार बेंडिंग शेड्यूल जो है नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बेंट अप बार्स भी है, स्ट्रेट बार्स भी हैं, हैंगर बार्स भी हैं, स्टीरअप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं, टोटल लेंथ्स भी हैं, नंबर ऑफ बार्स भी हैं, टोटल वेट ऑफ बार है। उसके बाद एक वेट ऑफ 1 बार, वेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बार जितनी आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टील है। स्ट्रक्चरल स्टील जो है बेसिकली स्पेसिफिक शेप्स एंड क्रॉस सेक्शन with certain standards of chemical composition and mechanical properties, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स बनाए जाते हैं, ना कि रिइंफोर्समेंट स्टील के मेंबर्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टील की प्लेट्स आ जाती हैं, स्टील के गर्डर्स आ जाते हैं, आई सेक्शंस, डब्ल्यू शेप्ड, टी शेप्ड, एस शेप्ड, ये तमाम चीज़ें, एंगल सेक्शंस, उसके बाद चैनल सेक्शंस। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वेरियस शेप्स के अंदर, साइजेस के अंदर, टू बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चरल स्टील के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हम कंसीडर कर रहे होते हैं, जो कि दूसरा पहलू है स्टील का कि एज अ रिइंफोर्सिंग मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं, अब एज अ स्ट्रक्चरल स्टील जो है हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क क्या होता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है नॉर्मल रिइंफोर्समेंट से। इसके अंदर दो प्रोसेसेस के तहत जो है स्टील बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एक हॉट रोल्ड सेक्शंस हैं, दूसरे कोल्ड रोल्ड और कोल्ड फॉर्म सेक्शंस हैं। हॉट रोल्ड सेक्शन के अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स हैं दैट आर मेड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस आर प्लेट्स, स्ट्रिप्स, शेप्स एंड सेक्शंस, एंगल टीज, बीम्स एंड चैनल्स, फ्लैट्स एंड बार्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द हॉट रोलिंग सेक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर हॉट रोलिंग प्रोसेस के जरिए चीज़ों को बनाया जाता है। ये आपको हॉट रोलिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट सेक्शंस वगैरह नज़र आ रही हैं जो कि हम रियल इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज करते हैं। ये हमारे पास हॉट रोल्ड सेक्शन है, आई सेक्शन, एच सेक्शन, आई सेक्शन, टेपर्ड फ्लेंज है, उसके बाद टेपर्ड फ्लेंज है विद चैनल सेक्शंस हैं, इक्वल एंगल सेक्शंस हैं, अनइक्वल एंगल सेक्शंस हैं, टी बीम्स हैं, फ्लैट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, राउंड बार्स हैं। ये तमाम आपके एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ हॉट रोल्ड सेक्शन बनाए जाते हैं रियल इंडस्ट्री के लिए यूज़ के लिए। कोल्ड फॉर्म मेकिंग के अंदर जो है लाइट गेज सेक्शंस यूज होते हैं। लाइट गेज सेक्शंस आर those which are used when thicker hot rolled sections become uneconomical, especially in small buildings subjected to the lighter loads, क्योंकि ये मेंबर्स बेसिकली थिनर सेक्शंस के होते हैं जहाँ पे आपके पास लाइटर लोड अवेलेबल है, वहाँ पे आप इन मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो रैक्स वगैरह यूज होते हैं या जिनके ऊपर वो सामान रखा हुआ होता है, उन्होंने वो सारे आपके हॉट रोल कोल्ड रोलिंग प्रोसेस के जरिए से सेक्शंस बनाए जाते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टील स्ट्रिप्स जनरली नॉट थिकर देन 8 millimeters. These are some sections available made by cold form section process, equal angle sections, unequal angle sections, libbed angle sections, channel sections हैं, square और circular and rectangular hollow sections भी available हैं इसके अंदर। So now what are the advantages of steel structures? Adaptability and flexibility. It has a beauty, it has a cost effective, it is a ductility and it has a better durability. ये तमाम खासियतें हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की जो कि रियल इंडस्ट्री में टू बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम इन चीज़ों के लिए ही हमारा जो पर्पस होता है, द स्ट्रक्चर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल इनफ
it must be adaptable, it has a beauty, as it has a better aesthetic view, it has a cost effectiveness, it has a better ductility यानी कि आपके एक प्रॉपर डक्टाइल नेचर्ड फेल्यूर अपीयर हो, ना कि ब्रिटल नेचर लाइक अ ग्लास। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी के स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ के लिए सर्वाइव कर सके। ये आपके स्टील के डिफरेंट यूजेस हैं, एज अ पोर्टल फ्रेम्स, राफ्टर्स, कॉलम्स, विंड ब्रेसिंग्स, पर्लिन्स। उसके बाद वॉल रेल्स हैं, वॉल पैनल्स हैं। उसके बाद जो है आइसोलेशन पर्पसेस हैं, ईव गटर्स हैं। उसके बाद सर्कुलर वेंटिलेटर्स हैं, व्हीकल डोर्स हैं, पेडेस्ट्रियन डोर्स हैं, विंडोज, रूफ लाइट। उसके बाद हमारे पास कनोपीज हैं, पैरापेट्स हैं, क्रेन बीम्स एंड रेल्स, ब्रिज क्रेन। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्लोरिंग्स एंड मेजनेंट्स। तो ये तमाम पर्पसेस हैं, तमाम जो फंक्शन या एप्लीकेशंस के लिए आप स्टील के एलिमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। So here we have a application as a wind bracing यानी कि longitudinal stability of the building के लिए आप provide करते हो। It consists of a cross bracing located in roof and side walls in one or more bays depending on the loading and the length of the building. If it is not possible to have cross bracing in the side walls, it can be replaced by wind portal frames or by fixed base columns जिनके अंदर जो है located adjacent and connected to the मेन फ्रेम बिल्डिंग्स, जिनके अंदर आप मेन फ्रेम कॉलम्स वगैरह के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये बेसिकली आपकी विंड ब्रेसिंग्स वगैरह कहलाती हैं, जो कि हम रियल इंडस्ट्री के अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर यूज करते हैं। स्टील एलिमेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रूफ लाइट्स इन द केस ऑफ डोम्स, जो है कंटिन्यूअस नेचुरल लाइट के लिए हम यूज करते हैं। इंसुलेटेड रूफ कर्व, अ फ्रेमिंग ओपनिंग ऑफ डबल स्किन मेटालिक रूफ कर्व टू मैच द प्रोफाइल ऑफ द रूफ शीट एंड इट्स लोकेशन। ग्लास फाइबर इंसुलेशन is installed on the job site, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन वगैरह भी इमेज के अंदर देख सकते हैं। एंट्रोथर्म इंसुलेशन, ये इंसुलेशन पर्पस के लिए जिसके अंदर हम फाइबर ग्लास ब्लैंकेट वगैरह हम यूज करते हैं मटेरियल के अंदर, जो कि बेसिकली आपका पर्पस जो होता है वो अंदर से स्ट्रक्चर की जो एक थर्मल इंसुलेशन है या थर्मल रेजिस्टेंस है मटेरियल की, वो इंक्रीज की जाती है। एज अ ईव गटर्स भी हम यूज करते हैं, बिकॉज अगर गटर वगैरह ओपन रहते हैं तो ओवरऑल स्पॉइल कर देते हैं बिल्डिंग की अपीयरेंस को। द गटर्स आर लार्ज कैपेसिटी एंड कलर कोटेड टू कॉम्प्लीमेंट द बिल्डिंग। अल्टरनेटिवली इंटरनल गटर्स कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे ईव गटर्स जो हैं एज अ गटर के तौर पे या एज अ रेजिस्टेंट मटेरियल आप यूज कर सकते हैं गटर के पर्पसेस के लिए, जहाँ पे कंक्रीट वगैरह की रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड पॉइजनस एंड एसिडिक मटेरियल्स की कम होती है, तो यहाँ पे स्टील जो है वो आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद रूफ पैनल्स के हिसाब से भी यूज़ किया जा सकता है। डबल स्किन रूफ है, स्टोटेक रूफ है, पीआर रूफ है एंड पोलर एसआर रूफ है। स्टील के वॉल पैनल्स भी बनाए जाते हैं, पीए वॉल्स, पोलर वॉल्स एंड यूरेटेक वॉल्स। मेज़ानिन एंड फ्लोरिंग पर्पसेस वगैरह के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज आल्सो एज अ पर्लिन्स। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ क्रेन गर्डर्स, जो कि क्रेन की जो ब्रिजेस होती हैं हैवी चीज़ों को उठाने के लिए लैब्स के अंदर स्पेशली, या बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स या बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होती हैं स्पेशली, वहाँ पे बड़ी बड़ी हैवी क्रेन्स लगाई जाती हैं। लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह के लिए भी लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी स्टील के गर्डर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ सर्कुलर वेंटिलेटर्स, एज अ पेडेस्ट्रियन डोर्स। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील जो है बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज किया जाता है, नॉर्मली बड़े बड़े हैवी टर्मिनल्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, बड़े बड़े जो आपके रेलवे ट्रांसफर टर्मिनल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी बड़ी जो इमारतें बनाई जाती हैं वो स्टील की या एज अ स्ट्रक्चरल स्टील की बनाई जाती हैं। फ्रेमिंग पोर्शन या फ्रेमिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज होता है। दिस फ्रेमिंग सिस्टम क्रिएट्स वाइड ओपन कॉलम फ्री स्पेसेस, king post trusses from the lateral force resisting system, eliminating the need for bracing and further increasing the flexibility of the interior space. It can also be used in auditoriums, in stadiums also, in हमारे पास जो वर्कशॉप्स होती हैं, या हमारे पास जो ओवरऑल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई, आपके सिनेमा हॉल्स हो गए। ज़्यादातर जो मेगा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे पाकिस्तान में शादी हॉल वगैरह हो गए, इनकी जो स्लैब्स वगैरह या छतें वगैरह जो बनाई जाती हैं, या ये तमाम आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ करके बनाई जाती हैं एलिमेंट्स आई थिंक। So now we have a corrosion of steel, the most important topic we have already now started. The term corrosion is defined as an act or process of gradual wearing away of a metal due to chemical or electrochemical reaction by its surroundings, such that the metal is converted into an oxide, salt or some other compound. ओवरऑल जो स्टील का सरफेस है वो
आहिस्ता आहिस्ता स्पॉइल हो जाता है, जिसके अंदर एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से मेटल जो है वो ऑक्साइड्स में, साल्ट्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, द कोरोजन इंडिकेट्स द डिटेरियोरेशन एंड लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू केमिकल अटैक. क्रोजन के नॉर्मली दो मेजर टाइप्स हैं जो कि रीइंफोर्समेंट बार्स के अंदर अपीयर होते हैं. नंबर वन इज द क्रेविस और गैप क्रोजन एंड सेकंड इज द पिटिंग क्रोजन. क्रेविस क्रोजन बेसिकली इन स्मॉल क्रेविसेस, यानी कि गेप्स के हिसाब से, गेप के अंदर विद इन अ कंक्रीट स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस मे गेट रॉटेड, एनोड्स एंड कैथोड्स may be created within the solutions due to uneven reaction of solute ions over the volume of solution. Flow of ions is triggered by these electrodes, thus slowly causing corrosion. कि एक डिफरेंट अनइवन पोर्शंस के अंदर डिफरेंट कैथोड्स एंड एनोड्स वगैरह अपीयर होते हैं, जो कि ओवरऑल आपके एक क्रोजन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और स्लोली स्लोली जो है क्रोजन इंक्रीज होती जाती है. These are the some images which shown the crevice or gap corrosion in the structural elements. उसके बाद pitting corrosion. It is related to a depassivation of small areas of steel reinforcement bar, जिसके अंदर छोटे छोटे जो अलग अलग एरियाज होते हैं. This type of corrosion is extremely localized and small holes or pits are created on the steel surface, जो कि आप नीचे इमेजेस के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर हम सेम इमेज के हिसाब से सरफेस को देखें तो हल्के हल्के जैसे पिट्स नज़र आ रही होती हैं, खड्डे नज़र आ रहे होते हैं. इसी तरह से जो है वो डॉट्स नज़र आते हैं, जिनको हम पिटिंग क्रोजन कंसिडर करते हैं. उसके बाद काजेज ऑफ क्रोजन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, कि स्टील की रीइंफोर्समेंट करोड कैसे होती है. इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो सरफेस है स्टील का, उसके ऊपर एक थिन परथ या थिन एक लेयर होती है, जिसकी वो लेयर जो है बेसिकली या थिन फिल्म जो है वो क्लोराइड आइंस की वजह से वो डिटेरियोरेट हो जाती है और एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पैसिविटी बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और कंक्रीट के अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर की वजह से जनरेट होता है वो उससे रिएक्शन करता है और आपका एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कोरोजन ऑफ, जिसकी वजह से कोरोजन जो है मेंबर के अंदर अपीयर होती है. जो मेजर फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं कंक्रीट की कोरोजन के, लॉस ऑफ अल्कलिनिटी ड्यू टू कार्बोनेशन है, लॉस ऑफ अल्कलिनिटी ड्यू टू क्लोराइड्स हैं, क्रैक्स इन कंक्रीट है, मॉइस्चर पाथवेज हैं, इनसफिशिएंट कवर है. अगर कंक्रीट का कवर प्रोवाइड नहीं किया प्रॉपर्ली, कंक्रीट के अंदर क्रैक्स अपीयर हुए और मॉइस्चर जो है वो इवापोरेट हुआ, मॉइस्चर के अंदर डिफरेंट केमिकल एजेंट्स होते हैं थ्रू एयर, तो वो आपके स्टील के साथ, स्टील के सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है. उसके बाद हमारे पास है लॉस ऑफ अल्कलिनिटी ड्यू टू कार्बोनेशन. व्हेन द स्टील सरफेस इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड in the atmosphere, rust begins to form on the surface of steel and gradually flakes off. कि जो कंक्रीट स्टील है अगर आप उसको ऐसे ही डंप कर दो बाहर एटमॉस्फेयर में, तो डिफरेंट ह्यूमिडिटी के साथ, वाटर के साथ, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एजेंट्स जो हैं उसके सरफेस को ब्लॉक करते हैं, उसके सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म डेवलप होता है और वो फ्लो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैक्स ऑफ या आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है. उसके बाद क्लोराइड्स की वजह से अल्कलिनिटी के अंदर क्या रिडक्शन आती है. क्लोराइड आयंस टेंड्स टू डीपेसिवेट द स्टील सरफेस बाय डिस्ट्रॉइंग द अल्कलिनिटी ऑफ कंक्रीट, के कंक्रीट की अल्कलिनिटी को क्लोराइड आयंस ब्रेक करते हैं. उसके बाद जो सरफेस है वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है. उसके बाद कंक्रीट के अंदर क्रैक है. Let's suppose cracks may expose the steel bars to the atmosphere and hence increase the carbonation. कि कंक्रीट के अंदर अगर क्रैक आ जाता है और हवा की नमी के अंदर डिफरेंट कार्बोनिक जो डिफरेंट जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और वो कंक्रीट के उस क्रैक के अंदर से इंसर्ट हो जाती हैं कंक्रीट के अंदर, और कंक्रीट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स वगैरह भी जनरेट हुए वो होते हैं अंदर. उनके साथ वो एक रिएक्शन डेवलप करता है आउटसाइड का कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं. तो जैसे ये कार्बोनेशन प्रोसेस डेवलप होता है, ये अंदर आपके स्टील के सरफेस के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और कोरोजन जो है वो मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद रेगुलर पाथवेज हैं, मॉइस्चर पाथवेज हैं, जिसके अंदर कंक्रीट का या कंक्रीट के सरफेस अगर अगेन एंड अगेन मॉइस्ट हो रहा है, पानी उसके सरफेस को टच कर रहा है और वो पानी अंदर कंक्रीट के अंदर सीप कर रहा है, तो वहाँ से भी एक रस्टिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है और पानी या मॉइस्चर जो है हवा से डिफरेंट एजेंट्स को कैच करता हुआ अंदर स्टील तक पहुँचाता है और ये रिएक्शन जो है फास्टरली स्टार्ट हो जाता है.
ये डिफरेंट हेयर क्रैक्स हैं। इन हेयर क्रैक्स के ज़रिए जो है ये पाथ्स हैं बेसिकली पानी को आउटसाइड सरफेस से जो पानी है उसको सीप करके कंक्रीट के अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन का मैकेनिज्म या ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें फास्ट एक डेवलपमेंट जनरेट होती है या वो प्रोसेस इमर्ज होता है और कोरोजन जो है अफेक्ट करती है ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को। अगर प्रॉपर कवर प्रोवाइड नहीं किया स्टील के रीइंफोर्समेंट के सराउंडिंग में तो आपका कवर अगर स्पेल ऑफ हो जाता है तो भी एक रिएक्शन के या एक स्टील के कोरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवर कम था तो सरफेस आपको पूरा एक डार्किश नज़र आ रहा है कि अंदर का स्टील जो है वो कोरोड हो चुका है मॉइस्चर सीपेज की वजह से। अगर कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, once the steel bars are being corroding, the reinforcement concrete या reinforced concrete member gradually begins to deteriorating process going through the following stages, following आपका जो है formation of white patches on the surface, brown patches along the reinforcement, formation of cracks, उसके बाद spalling of concrete cover, snapping of bars, buckling of bars, ये तमाम processes जो हैं वो अपीयर होती हैं और स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो स्लोली अपनी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो खोना स्टार्ट कर देता है। So finally we have how we can avoid the corrosion of steel। उसके लिए आप sufficient concrete cover provide कर सकते हैं, good quality concrete की होनी चाहिए, proper compaction हो, उसके बाद यूज फ्यूज्ड बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड बार्स जिसके अंदर इपॉक्सी कोटिंग जो है एक प्रॉपर लेयर एक प्रोवाइड कर देता है मेंबर के अंदर, जिसके अंदर मॉइस्चर की चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं। सीमेंट बेस्ड पॉलीमर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है उसको परफॉर्म किया जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल डिग्री ऑफ कोरोजन को मेजर किया जा सकता है। यूज़ ऑफ माइग्रेटिंग कोरोजन इनहिबिटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसेंट कोई टेक्नोलॉजीज वगैरह अवेलेबल हैं तो उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। So now we have an assignment. Assignment basically is the last topic of this course that is relevant to the masonry structures. Masonry structure के अंदर आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है कि masonry structures क्या होते हैं, उसके बाद advantages of masonry structures बतानी है, types of masonry structures in terms of brick masonry, block masonry और stone masonry, उसके बाद formation of brick masonry का procedure बताना है, chemical composition of bricks बतानी है, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन मेथड्स ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स जो पहले हमने पढ़ा था, डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कोर्स, उसके अंदर जो मेथड्स थे वो सारे हमारे पास जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे वो सारे हमारे मेथड थे जो एक कॉमन ओवरऑल रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए हम मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने यूज़ करने हैं मेथड्स वो बेसिकली आपके डायरेक्टली होंगे मैसनरी स्ट्रक्चर्स के हवाले से, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।